नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 हिंदी नली 20 के दांत यानी नली बिलोचन शर्मा द्वारा जो चैप्टर लिखा हुआ है उसका हम समरी कैसे लिखे और समरी क्यों लिखा जाता है, समरी लिखने का मेन मकसद क्या होता है। चलिए इन्हीं टॉपिक से लेकर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप इसका हम समरी आपको लिखने के लिए बताएंगे A to Z, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे समरी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले है कि समरी लिखा क्यों जाता है, यानी जो बोर्ड एग्जाम में समरी लिखने के लिए आपको देता है तो वो देता क्यों है। तो देखिए समरी का मेन मकसद होता है लिखने का ना, कि जो पूरा चैप्टर है ना उसको शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए, यानी उसको शॉर्ट में लिखने के लिए। जैसे देखिए कभी मैच होगा, आप जियो सिनेमा उनेमा पर देखे होंगे, तो देखिए 4 घंटा का मैच को 15-16 मिनट में दिखाता है। हाईलाइट, छक्का चौका, बाउंड्री, ये विकेट वे विकेट, यहाँ सुपर मैच, मतलब जो हुआ वो दिखाएगा। यानी जो 4 घंटा का मैच होता है उसे 15 मिनट में डिफाइन किया तो वो उसका समरी हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप तो जान गए हो कि यानी समरी लिखा क्यों जाता है। तो A to Z हम स्टार्ट करेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा यानी जो 20 के दांत के लेखक है वे है नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म स्थान बंदर पाटना के बंदरघाट है। यानी वो लेखक हैं, वो फरवरी 1916 ईस्वी में पाटना के बंदरघाट में जन्मे। यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पाटना के बंदरघाट में वे जन्मभाषी से भोजपुरी थे, यानी जो जन्मे थे वो भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। यानी देखिए कहने का था लेखक परिचय 20 के दांत लेखक नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया पाठ है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जिनकी जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बंदरघाट में हुआ। वे जन्म से भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था एवं उनके व्यक्तिगत विकास या निर्माण एक ही होता है में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी उनके जो पिता थे उनकी भी बड़ी भूमिका थी नलिन बिलोचन शर्मा के निर्माण में, यानी उनकी व्यक्तिगत विकास के निर्माण में। उनकी स्कूल की शिक्षा पढ़ाई पाटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पाटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया। वे हरप्रसाद यानी MA जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, अभी आप क्लास 10th किए, क्लास 12th किए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिएगा, उसके बाद MA आएगा, MA कीजिए, MSc कीजिए, वही होता है। MA किया। वे हरप्रसाद दास यानी वे कॉलेज का उनका नाम है हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा यानी रांची, आरा रांची विश्वविद्यालय और वे अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर रहे। यानी जो उनका कहने का अर्थ है कि हमारी शिक्षा इस स्कूल से पूरा हुई और वे MA में किए, मतलब इस प्रकार शॉर्ट डिवीजन आप लिखिएगा वहाँ पर बना के। अंत में वे पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और उनके मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गया और उनकी नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 दिसंबर 1968 को हो चुका है। इस पद तक बने रहे, यानी वो मृत्यु के पहले तक इस पद तक बने रहे। उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषत, प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और असंग्रह पूर्व छोटी कहानियों संग्रह जैसे केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेल, प्रपद और मतलब अनेक सारी हैं जिसे आप याद कर लीजिएगा। विशेष ये आलोचना ग्रंथ 20 के दांत ये वो, मतलब आप याद कर लीजिएगा। अब पाठ का देखिए मेन सारांश क्या है। वहाँ तो लेखक परिचय हो गया, यहाँ पर पाठ का मेन सारांश यानी पाठ में है क्या, वह तो लेखक परिचय हुआ आपका। तो देखिए पाठ का सारांश यानी सेन साहब के बंगले में नए मॉडल की कार आई है। सेन साहब हो गया, यहाँ पर साहब लिखा गया है।
को चमचमाती अपनी कार पर नाज है, यानी गर्व था कि हमारे पास ऐसा कार है। किसी की मजाल नहीं थी कि गाड़ी के पास कोई चला जाए। उनकी इतना गाड़ी से स्नेह था कि किसी को गाड़ी के पास जाने नहीं देते थे। सेन साहब के 5 लड़कियां थी, सुशील एवं सभ्य दिखती थी, यानी उनकी 5 लड़कियां सुशील एवं सभ्य दिखती थी। कहीं भी कभी भी तोड़ फोड़ में उन सबों की हिस्सेदारी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो डांट सुनती थी नहीं रहती थी। परंतु सेन साहब का बेटा अत्यंत नटखट था। लेकिन जो सेन साहब का बेटा था एक, वो बहुत नटखट था। सेन साहब के दुलार से बिगड़ा हुआ था। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी इसका कहने का अर्थ है कि सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे अपने इंजीनियर बेटे को कुछ भी करता, यानी जो कहने, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आप से समझा रहे हैं आपको। वे कुछ भी करता उसमें उनको इंजीनियरिंग दिखाई देता था सेन साहब को। यानी सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनकी महत्वाकांक्षा एवं दिव्य स्वप्न था जैसा हो, क्योंकि बेटा यदि कुछ तोड़ भी देता तो उनको लगता था मानो मेरा बेटा कुछ अनुसाधन कर रहा है। कासू नाम का वह उदंड बच्चा कभी गाड़ी के बत्ती, कासू उसका बेटा का नाम क्या था? कासू। उनके बेटा का नाम क्या था? कासू। याद रखिएगा, उनके बेटा का नाम कासू था। कासू उदंड बच्चा कभी भी गाड़ी की बत्ती फोड़ देता तो चक्के की हवा निकाल देता। लेकिन सेन साहब के लिए आनंद की बात होती थी, क्योंकि बेटा एक है, दुलार प्यार में तो बिगड़बे करेगा। दूसरी तरफ गिरधर उनकी फैक्ट्री का किरानी, एक जो अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के आवार में एक कोने में रहता था। गिरधर का 5 वर्षीय बेटा मदन जब कार को देखा तो उसकी लालसा हुई छूने की, जो बाल सुलभ है, छूने जा रहा था, किंतु ड्राइवर ने मना किया। उसे डांट कर भगाना चाहा। उसी बीच मैदान में उनकी माँ भी आ जाती है। ड्राइवर और मदन के बीच, यानी जो बच्चा छूने जाता था उसका नाम था मदन के बीच बहुत सुनकर सेन साहब भी बाहर आ गया। ड्राइवर ने कहा, यह लड़का बार बार गद्दी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। मैंने हटा दिया तो यह औरत आकर मुझसे लड़ रही थी। दूसरे के बच्चे के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास सेन साहब को बहुत बुरा लगता था, यानी अपराध के तौर पर किया अपराध में समझ में आता है। दंड स्वरूप गिरधर को बुलाकर उसको फैक्ट्री में काम छोड़ने और आवास खाली करने की आज्ञा मिली। यानी वो जो था क्या उसका नाम था? मदन था, वो गिरधर का लड़का था, याद रखिएगा। बुलाकर उनकी फैक्ट्री में काम छोड़ने का आदेश मिला, आवास खाली करने का आज्ञा मिली। उसी दिन एक घटना घट गई। कासू अपने बंगले के निकल सड़क पर लड्डू नचा रहा था, यानी लड्डू नचती थी। लड़के से लड्डू नचाने के लिए मांगता है। लड़कों का सरदार मदन है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आएगा कहानी में ट्विस्ट। लड़कियों का जो सरदार है वो मदन है। कासू और मदन के बीच द्वंद्व छिड़ता है। कासू मार खा जाता है, जिसके उसके 2 दांत टूट जाते हैं। मदन रात 8-9 बजे पीछे के दरवाजे से घर में घुसा। पहले रसोई में जाकर भरपेट खाना खाया, फिर माता पिता के परस्पर होते बात को सुनने लगा, जिससे पता चला कि पिताजी को फैक्ट्री से छुट्टी मिल गई। मकान भी कल ही खाली करना था। मदन के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। मदन समझ गया कि पिताजी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं थे। वे दबे पाँव सोने चला गया, लेकिन उसका पैर बर्तन से टकरा गया। आहट पाकर गिरधर कमरे से बाहर आकर मदन को देखकर उठा और मदन को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। इस कहानी में इतना ही। समरी देखिए, समरी को एक शॉर्ट भाग में देखिए हम डिफाइन कर दे रहे हैं। पाठ का सारांश है। सेन साहब के बंगले में एक नए मॉडल की कार आई। सेन साहब अपने कार से बहुत प्यार करते थे। किसी की मजाल नहीं था कि वो कार को छू दे। सेन साहब की 5 लड़कियां था। सेन साहब के एक लड़का जो बहुत उडंडी था, उसका नाम था काशू। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे, और वे कुछ भी तोड़ फोड़ करता है तो उनमें उनको अपने बेटे की इंजीनियरिंग के रूप
नजर आते थे, इस प्रकार लिख दे सकते हैं। दूसरी तरफ गिरधर उनकी फैक्ट्री का एक किराना यानी एक किरानी था, मतलब जो उसके 5 वर्षीय बेटा मदन जब कार को देखा तो उसके मन में लालसा हुई उसे छूने की, लेकिन